हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। परीक्षा वाणी ज्योग्राफी का अध्ययन हम कर रहे हैं, उत्तराखंड स्पेसिफिक अध्याय चैप्टर शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोस लेकर आ सकूं आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं। आपदाओं से मतलब होता है, उसका अगर सिंपल मीनिंग बताएं, ऐसी घटनाएं जिसमें मनुष्य का कंट्रोल नहीं होता है, आपदाएं कहलाती हैं। और बहुत ज्यादा मात्रा में जान और माल की हानि होती है, वो चीज आपकी प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। बहुत सारे टाइप्स की आपकी प्राकृतिक आपदाएं होती है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड क्या है, बहुत पहाड़ी क्षेत्र है। इसका लगभग 86% जो एरिया है वो क्या है, आपका पहाड़ी है। तो 86% क्या है, आपका लगभग पहाड़ी क्षेत्र है। और रिमेनिंग जो 24% है वो ही आपका मैदानी क्षेत्र है। तो इस वजह से प्राकृतिक आपदाएं की संभावनाएं बनी रहती है। तो यही पॉइंट बुक में गिवन है कि विशिष्ट भौगोलिक संरचना के कारण प्रदेश को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने पड़ता है, जिससे अत्यधिक जनधन की हानि होती है। अब प्राकृतिक आपदाओं को रोक पाना असंभव होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उससे निपटने के लिए हम तैयारियां कर सकते हैं। जैसे पूर्व तैयारी कर ली, सर्वे कर लिया, बचाव कार्य कर लिया, या इस तरह के इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए जो कि भूकंप का या अन्य चीजों के विषय में बता सके। तो राज्य में मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं होती है? भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, बाढ़, हिमपात इत्यादि। इन सबसे ज्यादा जो अगर कोई एक आपदा बोली जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो हो गया भूकंप। राज्य में भूस्खलन भी अच्छा खासा होता है आपका। फिर छोटे छोटे पॉइंट्स है कि अतिवृष्टि क्या होता है। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, जैसे बादल फटने की जो क्रिया होती है वो अतिवृष्टि में आ जाएगी। आपका हिमखंडों का गिरना, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो बर्फ की चट्टानें होती है, जब वो गिरती हैं तो वो अपने साथ बहुत ज्यादा मलबा भी लेकर आती है, जो कि एक डिजास्टर का कारण बन जाता है। वन अग्नि, तो जैसे ही नेम इंडिकेट करता है कि जो फॉरेस्ट फायर होती है। फिर आपका बाढ़ वाला पॉइंट हो गया। और कौन सा डिजास्टर हो सकता है? भूकंप। भूकंप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्य में सर्वाधिक जो डिजास्टर होता है वो भूकंप की वजह से ही होता है। तो भूकंप के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भूकंप बहुत सारे रीजंस की वजह से आ सकता है, जैसे विवर्तनिक गतिविधियां, भूस्खलन, भ्रंश, ज्वालामुखी विस्फोट, बांधों या जलाशयों के धंसने आदि के कारण। विवर्तनिक गतिविधियों का मतलब होता है कि हम क्या मानते हैं कि जो अर्थ है जो पूरे वो बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड है। तो नीचे क्या है, बहुत सारे भूखंड या बहुत सारे प्लेट्स का बना हुआ है, तो वो आपस में टकराते हैं तो भूकंप आता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको यहाँ एग्जांपल देती हूँ। जैसे दो प्लेट्स हो गई, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो बहुत सारी प्लेट्स में बना हुआ है। जनरली जो मेजर प्लेट्स मानते हैं वो 7 मान लेते हैं, और माइनर बहुत सारी होती है आपकी। तो सपोज कोई दो ये प्लेट्स है, और वो अब नीचे क्या है कि नीचे तो आपका लिक्विड है, जहां पे हमेशा कन्वेक्शन या संवहनीय तरंगों का फ्लो होता रहता है। इसके नीचे क्या है, ये आपका अगर प्लेट्स हो गई, लिथोस्फीयर हो गया, इसको हम लिथोस्फीयर बोल देते हैं। और ये क्या है, आपका एस्थेनोस्फीयर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, तो प्लेट्स इसके ऊपर मूव कर रही हैं। तो प्लेट्स क्या होंगी, कभी दूर जा रही हैं, कभी एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं। तो इनका टकराना और दूर जाना आपका भूकंप का कारण बनता है, जिसको हम विवर्तनिक गतिविधियां ही बोलते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो आपका जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जो भूकंप का कारण बनती है। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आएंगे वो इस वजह से ही आते हैं। और एक जो छोटा सा पॉइंट है, हम सबको पता है कि आपकी जो इंडियन प्लेट है, सपोज इसका नाम मैंने रख दिया इंडियन प्लेट, और ये हो गया यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट हो गई। तो इंडियन प्लेट क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है।
और जो हिमालय वाला रीजन है वो इन प्लेट्स के ऊपर स्थित है। तो जब ये प्लेट टकराएंगी तो हिमालय वाले रीजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावनाएं बने रहेंगी और इस वजह से भूकंप आता है। इसका डिटेल्ड एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। अभी एक छोटा सा इंट्रो है। तो सबसे ज्यादा भूकंप का पीछे रीजन क्या है, विवर्तनिक गतिविधियां हो गई। भूस्खलन, जब बहुत बड़ा आपका भूमि का जो आपका वो है, आपकी कोई बहुत बड़ी प्लेट है या तो वो पहाड़ से जब गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो जहां टकराएगी वहां पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे जो कि भूकंप का कारण बनेगा। ज्वालामुखी विस्फोट, हमें ये पॉइंट याद रखना है कि आपका जो हिमालय वाला रीजन है वहां पर भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाएं नहीं रहती है। बांधों या जलाशयों के धंसने से जब बहुत ज्यादा पानी हम रोक लेते हैं तो वो क्या करेगा, अपने नीचे सरफेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा और वो क्या करता है, भूकंप का कारण बनता है। तो आपके लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है कि विवर्तनिक गतिविधियां की जिससे संबंधित है, भूकंप से संबंधित है। फिर कुछ स्पेसिफिक एरिया दे रखे हैं कि वैज्ञानिकों ने भारत को 5 भूकंपीय जोन में बांटा है। अब आज की डेट में जोन 4 हो गए, पहले 5 थे, अब जोन 4 हो गए। जो फर्स्ट जोन था उसको हटा दिया गया है। अब भारत में उत्तराखंड में क्या है, 2 जोन पड़ते हैं, जैसे देहरादून हो गया, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर जैसे संवेदनशील जोन 4 में आते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत आदि अति संवेदनशील जोन 5 में आते हैं। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी वल्नरेबिलिटी होगी भूकंप के लिए या सेंसिटिविटी होगी वो हायर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे बुक में मेंशन कर रखा है, इंडियन प्लेट प्रतिवर्ष उत्तर व उत्तर पूर्वी की दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। तो यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है, इंडियन प्लेट मूव कर रही है, जो यूरेशियन प्लेट है वो स्थित है तिब्बत प्लेट, और जिसकी वजह से ही आपका भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है, जो एक छोटे से इंट्रो के द्वारा हमने इस टॉपिक को देखा है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसको जो फॉल्ट लाइंस होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हायर हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय, हायर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इनके जो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की जो मध्य रेखा है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। तो इसका मतलब क्या, 2 प्लेट्स यहाँ पर है, तो जब वो टकराएंगी, यहाँ पे जो फॉल्ट लाइन है यहाँ पे जो टकराएगी उस वजह से भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। ये जो रेखा है, जो फॉल्ट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग ने आई थिंक 2022 वाला जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें आयोग ने दोनों ही शिफ्ट में ये लाइन से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इसका भी मैं टॉपिक्स करवा चुकी हूं अपने चैनल में, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए। फिर आपका यही पॉइंट दे रखा है कि जो आपकी मुख्य सेंट्रल लाइन है वो चमोली, गोपेश्वर, देवलाधेर, पीपलकोटी, गुलाबकोटी, गंगा घाटी से गुजरती हुई कुमाऊं के कई स्थानों से गुजरती है। यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो मुख्य भ्रंश रेखा है वो किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। फिर आपका यहां से इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर भूस्खलन दे रखा है कि भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड बोलते हैं इसको। जब मतलब भूस्खलन में क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मास ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब बहुत ज्यादा आपकी जो चट्टाने हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई तो वो उतना बाहर सहन नहीं कर पाती, तो प्लेट्स जो बर्फ होती है या उसके अपने मलबे के साथ पूरा का पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। यहाँ से आपके प्री में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। फिर आपको जो क्वेश्चंस यहाँ देखने के लिए मिलेंगे सीधे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी
गतिविधियों को इस तरह से कर ले कि हम आपदा से निपट सके। तो दो शब्द जो होते हैं वो काम आते हैं। एक होता है न्यूनीकरण करना, दैट मीन मिटिगेशन करना। एक होता है आपका, अगर अब आ ही गई है आपदा तो उसके आप कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, तो इसके माध्यम से आपदा का प्रबंधन किया जाता है। तो दैट मीन्स किस तरह का रिएक्शन है आपका आपदा के प्रति, और आपकी मिटिगेशन क्या है, आपकी क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप भूकंप को कम करना चाहते हैं, आपदा को कम करना चाहते हैं। तो ये आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल है? ऑस्ट्रेलियाई मॉडल आधारित है। आपदा प्रबंधन मंत्रालय हमारे पास बना हुआ है और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पे आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण केंद्र और स्थापित है। ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी है हमारे पास, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि भी है, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि भी है। ये भारत में लगभग 2005 के आसपास डिजास्टर से संबंधित क्या हुआ था, पूरा का पूरा कार्य एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आई थी। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो है आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बस ये पॉइंट याद रखना है। इसको कौन हेड करता है? तो चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कौन हेड करता है? चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। यहां से ये ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। बस इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट।